11 दिसंबर 2022 को जब हमारी सरकार बनी थी, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इस आर्थिक संकट का मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों से पहले जो फ्री वीज़ बांट दी गई, ये उनका मुख्य कारण था। और इसके पीछे जब सभी को बिजली बिल माफ़ कर दिए गए और प्रत्येक परिवार को 125 यूनिट मुफ्त में बिजली प्रदान कर दी गई 1 मीटर पर, तो अगर किसी परिवार के 4 सदस्य थे तो 4 मीटर पर 600 यूनिट बिजली फ्री उस परिवार को मिलती रही। किसी प्रकार से कोई सोच नहीं की गई। चुनावी वर्ष था, फटाफट प्रदेश के खजाने को लुटाने का दायित्व पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने किया। फिर पानी के बिल सारे माफ़ कर दिए गए और जो बड़े होटल थे उन्हें 1 रुपया सब्सिडी प्रति यूनिट बिजली के हिसाब से दी गई। चुनाव को सिर्फ 4 महीने रह गए तो 600 संस्थान खोल दिए गए। जो संस्थान चले थे वहाँ से कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रांसफ़र करके उनको संस्थान को चलाने की कोशिश की गई। इन सब के बांटने के बाद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने मुफ्त पानी लेने के बावजूद भी, मुफ्त बिजली लेने के बावजूद भी और 50% महिलाओं को बस किराए में छूट देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने दिया। 2019-20 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे, 2018-19 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो फ्री वीज़ बांटी गई, उससे प्रदेश के खजाने को बहुत नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब अधिकारियों ने मेरे पास राज्य सरकार का लेखा जोखा जो पिछली सरकार थी रखा और मैंने उसी दिन से प्रयास किया और हमने 1 साल में 20% अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। राजस्व का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 5 साल से शराब के ठेकों को ऑक्शन नहीं की जाती थी और जब ऑक्शन नहीं की जाती थी उसको 10% के हिसाब से रिन्यू कर दिया जाता था। यानी कि 1500 करोड़ रुपए अगर साल में पूरे हिमाचल प्रदेश से आने होते थे तो 10% पर 150 करोड़ पर रिन्यू करके उन्हीं ठेकेदारों को दे दिया जाता था। मैंने सबसे पहला फैसला एक्साइज एंड टैक्सेशन के आधार को देखते हुए ऑक्शन किया और पहले ही साल हिमाचल प्रदेश सरकार को 485 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में 665 करोड़ रुपए का ही राजस्व आया। और उसके बाद डीजल पर इन्होंने वैट कम कर दिया था। जब हमने डीजल पर वैट को वापस उस जगह पर लाया, उस समय उन्होंने कहा, डीजल पर जब वैट वापस आया उस समय उन्होंने कहा, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर जो थे केंद्र के, उन्होंने कहा कि सरकार ने वैट बढ़ा दिया। हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वैट बढ़ाया। मेरे ख्याल उस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर जो थे हरदीप पुरी जी थे और हमने 3 रुपए डीजल के बढ़ाए। इस तरह कई और हमने व्यवस्था परिवर्तन किया और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। और फिर हमने अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जो हमने राजस्व बढ़ाया था, जो हमने सुधार कदम उठाए थे,
उसमें हमने पहली ही कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमने उसमें व्यवस्था की बजट की, क्योंकि जो पैसा जनता का लुटा दिया जाता था उसके माध्यम से जो हमने शराब के माध्यम से 450 करोड़ कमाया, वो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उन कर्मचारियों की रिटायरमेंट के लिए लगाया जो बेचारे आज रिटायर होकर, जिनको 10,000 रुपया पेंशन मिलनी थी, आज वो 25 और 50,000 रुपया पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। हमने अपने 5 गारंटियां पूरी की। जो महिलाएं डिजर्व करती थी उन्हें हमने 1,500 रुपया दिया। ये सब अपने संसाधन एक वर्ष में जो 2200 करोड़ कमाया उसमें से दिया। फिर हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। हमने कुछ कड़े फैसले किए और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की नींव पहले बजट में रखी। और आज मुझे खुशी है, जहां हमने इस आर्थिक संकट को काबू किया है, अब आर्थिक संकट को नियंत्रण करने के लिए फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य है। मैं खुद सरकारी कर्मचारी के परिवार से आता हूं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो हम 1 तारीख को पेंशन देते थे और सैलरी देते थे, हर महीने हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के रूप में 1200 करोड़ रुपया, और जो पेंशनधारी हमारे बुजुर्ग हैं उनको 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की पहली तारीख को देते थे। यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते। होता क्या है कि इन सैलरी और पेंशन को देने के लिए हम बाजार से 7.5% पर ऋण उठाते हैं। यानी कि 2000 करोड़ रुपए मेरा हम 7.5% पर ऋण उठाते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेजरी होती है उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं। 2000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। और जो हमें केंद्र सरकार से शेयर आता है, जो हमारा केंद्र सरकार से शेयर आता है, वो कब आता है? जो हमें पैसे मिलने चाहिए, जो हमारे राज्य का शेयर बनता है, चाहे आरडीजी है, तो 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है और 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आता है, वो आता है 10 तारीख को। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते, वो बनता है 3 करोड़ रुपया। अगर एक महीने में हम 3 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं, तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत जरूरत थी। और हमने इस महीने प्रयास किया, और इस प्रयास के माध्यम से हर साल हम हर महीने 3 करोड़ रुपया बचाएंगे, तो 36 करोड़ रुपया हमारा बचेगा ब्याज का। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन तो मिलनी है, पे भी मिलनी है, तो वो 36 करोड़ रुपया हम सरकार की किसी कल्याणकारी योजनाओं में लगा रहे हैं। जैसे कि हम विधवाओं के बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त करके योजना लाए हैं, ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं। अब उस व्यवस्था को सुचारू रूप करने के लिए हमें 1 महीने ये कष्ट उठाना पड़ रहा था, और हमने इसके लिए कहा कि जो सरकारी कर्मचारी तो विभाग है, लेकिन जो बोर्ड है, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड निगम कारपोरेशन जितने भी होते हैं, बोर्ड निगम कारपोरेशन के सैलरी पहली तारीख को उनके अकाउंट में चलेगी, और जो बोर्ड निगम पेंशन देते हैं वो पेंशन भी उनके अकाउंट में चली जाती है। हम तो ये कहते हैं कि जितने बोर्ड निगम कर्म है हमारे और लाभ कमा रहे हैं,
और लाभ कमाकर 20-20 करोड़, 5-5 करोड़, 2-2 करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, उन्हें अपने सरकारी कर्मचारियों का पूरा डीए भी देना चाहिए, पूरा एरियर भी देना चाहिए। ये हम ऐसी व्यवस्था भी आने वाले समय में करना चाह रहे हैं। और जो उनके ऑफिशियल हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, उनको भी अच्छी सैलरी और अच्छी पैकेज देकर खर्च करना चाहिए। ये हमारा विचार है। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगले महीने से हम इसमें थोड़ा सा और सुधार करके 1 तारीख से सैलरी देने की प्रयास उसमें हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्होंने ईएमआई की विवश किस्तें देनी होती है, तो मैं इसमें भी गंभीरता से विचार करूंगा। लेकिन सैलरी के लिए और पेंशन के लिए लोन उठाकर 3 करोड़ दिया जाए, उसमें भी थोड़े सुधार की जरूरत है। हम उस दृष्टि से भी इसको काम करेंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी या सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की बड़ी खैर ख्वाह बनी हुई है, उस भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए था, क्या यह सत्य नहीं है कि आपने प्रदेश के खजाने को लुटाया है? क्या यह सत्य नहीं है कि आपने बिजली को फ्री कर दिया? और क्या यह सत्य नहीं है कि ताज होटल, वाइल्ड फ्लावर होटल और जो करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं 3 स्टार होटल, उनको 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली की सब्सिडी दी है? इससे क्या हुआ? 2200 करोड़ रुपया हमें बिजली बोर्ड का देने के लिए हो गया, क्योंकि हमने एश्योरेंस दी कि हम सरकार 2200 करोड़ रुपया देगी चुनावों से पहले, और 2200 करोड़ रुपया हमें बिजली बोर्ड को देना। अगर हम 2200 करोड़ बिजली बोर्ड को नहीं देंगे तो उनकी सैलरी और पेंशन पर भी संशय खड़ा हो जाएगा। हमने 1 सितंबर से फैसला किया कि जितने भी होटल है जो इनकम टैक्स भी देते हैं, उनकी बिजली की 1 रुपये की सब्सिडी को विड्रॉ कर लिया है। इससे हमारे राजस्व में 200 करोड़ रुपया आएगा। अभी 1 पार्ट किया है, बिजली में 4 पार्ट में सब्सिडी को हम कम करने जा रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्रीज की बिजली को भी हमने नहीं छुआ है। डोमेस्टिक के जो 125 यूनिट अभी हमने नहीं छुआ। पूरी तरह स्टडी करने के बाद, प्रूडेंटली सोचने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा, पानी माफ़ कर दिया गया, मतलब ताज वाला भी पानी का कोई बिल नहीं देगा, आपका वाइल्ड फ्लावर हॉल का भी कोई बिल नहीं देगा, आपके जितने होटल है उनका कोई बिल नहीं आएगा। ये सब कब किए गए? क्या ये सत्य नहीं है? ये सब चुनावों से पहले किए गए। फिर हमारी बहनें थी, अगर हमारी बहनें सरकारी कर्मचारी है और बस में अपना बिल देना चाहती, इन्होंने कहा 50% महिलाओं को भी बस किराए में छूट दे देगी। फिर क्या किया? 3 रुपये बैठ के डीजल सस्ता करने के लिए इन्होंने वो भी माफ़ कर दिए। जो राज्य रेवेन्यू सरप्लस 2018-19 में था, जिस समय सरकारी कर्मचारियों की डीए की लायबिलिटी दी जानी चाहिए थी, डीए का एरियर दिए जाना चाहिए था, उस लायबिलिटी को और डीए के एरियर को सरप्लस होकर भी नहीं दिया गया, वो हमारे पर छोड़ दिया गया। हमने पहले स्तर पर 75 साल से ऊपर के सभी पेंशनधारियों के एरियर को 2 स्टेजेस में बांटने की बात की है। ये प्रदेश की जनता को जानना जरूरी है। सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं। मैंने ये इसलिए 40 साल में पहली बार जनता के सामने लाया, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए ये संपत्ति आपका है, ये खजाना आपका है। चुनावों से पहले जो भी राजनीतिक दल इसको लुटा देता है, तब प्रदेश में इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं। और ये हमारा 19 महीने की सरकार के कठिन परिश्रम है। कई लोगों को हमारी बात से नाराज़गी भी मिली होगी, पत्रकार बंधु भी गुस्से में आए होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम प्रदेश के हित में जो भी होगा हम सही फैसला करेंगे। किसी कर्मचारी का अहित हम नहीं देख सकते, और इसीलिए हम कर्मचारियों की जो डीए है, हमने उनसे प्रार्थना की है कि आप, इस समय हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आई है, अगर हम इसमें को थोड़ा सा भी ड्रिल कर देंगे, थोड़ा सा भी इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल देंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था फिर नीचे की तरफ जाएगी। 6 महीने के अंदर हमें अर्थव्यवस्था में जो सुधार
हुआ है और जो तेज़ी से सुधार आ रहा है वो प्रदेश के हित में है। 2027 तक मैं जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे और 2032 तक, वो मुझे बार बार कहते हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2032 तक हम हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जयराम जी आके स्टेटमेंट कुछ और देते हैं, बाहर कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि आर्थिक संकट। मैंने कभी नहीं कहा आर्थिक संकट, पिछले साल कहा, पिछले साल आर्थिक संकट था। अब हमें फाइनेंशियल प्रूडेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है। ये डिसिप्लिन के तहत लिए गए फैसले हैं और मैं हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को और 22 लाख और परिवार है जिसमें बागवान है, किसान है, महिलाएं हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि हम जो फैसले ले रहे हैं उससे आज शिक्षा के स्तर में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, क्वालिटी फूड देना चाहते हैं, क्वालिटी लाइट देना चाहते हैं, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। तभी ये आत्मनिर्भर हिमाचल बनेगा और समृद्धशाली हिमाचल प्रदेश बनेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कल उनकी सैलरी रिलीज हो जाएगी जो हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी। मैंने आपको कहा कि हम 5 दिन का लोन लेके 3 करोड़ ब्याज हम आरबीआई को क्यों दें? ये फिस्कल डिसिप्लिन में आया है, तो इसलिए वो जो सरकारी विभाग है उनकी सैलरी रुकी है। बोर्ड कॉरपोरेशन के सभी विभागों की सैलरी 1 तारीख को मिल चुकी है और जो पेंशन है वो उनको 10 तारीख की मिलेगी। और अगले महीने से हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की ईएमआई होती है, बच्चों की फीस होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो ट्रेजरी है वो खाली ना हो और अगले महीने उनको पहले से ही सैलरी मिलने का प्रबंध किया जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें तो पत्रकारों के लिए अच्छी लगती है, ऐसी कोई नहीं है। सिर्फ ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात है। जो पिछले साल हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको हमने पार कर लिया। और 2 और कारण बताता हूँ। आपदा के बाद भारत सरकार की टीम यहाँ आई। आपदा के बाद स्टेट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा मिलता है। जो स्टेट सेंटर शेयर्स होते हैं उसका एक हिस्सा आपदा के लिए रखा जाता है। अभी तक हमने 9300 करोड़ रुपए का पीडीए ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट दिया, तो अगर वो हमें अभी तक नहीं मिला और जो एनपीएस के सरकारी कर्मचारियों के, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का अंशदान है, हिमाचल प्रदेश सरकार का अंशदान है, वो 9200 करोड़ रुपया पेंशन रेगुलेटरी फंड के पास पड़ा हुआ है, वो नहीं मिला। एक और केस हमने जीता है, एक केस हमने जीता है जिसमें बीबीएमबी का जो 2011 से पहले का एरियर है, जिसमें हमें अवार्ड हो गया 4300 करोड़ रुपया, वो नहीं मिला है, जिसकी 11 सितंबर को डेट लगी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम हिमाचल के अधिकारों के लिए और हिमाचल की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यही मिल जाए तो हम तो वैसे समृद्धशाली हो गए। क्यों रोका जा रहा है? जयराम ठाकुर जी दिल्ली जाते हैं और रुकवा के आ जाते हैं कि अभी कुछ समय के लिए इसको रोका जाए। मेरा ये मानना है कि हम सब लोगों को प्रदेश के हित में, समाज के सभी वर्गों को प्रदेश के हित में अगर कहीं थोड़े कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित होगा, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे हेल्थ के संस्थान अच्छे होंगे और तब हम इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और गरीब की आवाज़ के पास हमारी आवाज़ पहुंचेगी, गरीब के पास विकास की रोशनी पहुंचेगी। अब आपदा प्रभावित में 22,000 परिवार सड़कों पे आ गए। केंद्र सरकार तो 1.5 लाख रुपया देती है, 1.5 लाख से घर बनता है। हमने अपने संसाधनों से 7 लाख रुपए दिया, 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। हम अपनी मेहनत से अपने बूते पर काम करके अपने पैरों पर खड़ा करना ही हमारा लक्ष्य है। जनता की सेवा करनी है। मुझे ये नहीं देखना कि मैं कितना पॉपुलर हूँ। हमको जनता ने सेवा का मौका दिया, दोबारा मौका दिया है। जिस प्रकार से इन्होंने अभी हमारी सरकार गिराने की किया तो जनता ने मौका दिया और मैं सच्चे मन से हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमारी सरकार के मंत्रिमंडल और विधायक सभी सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं। आज आप हॉस्पिटल में जाइए, क्या हाल है हॉस्पिटल में? आपसे पूछता हूँ, कैजुअलिटी में जाइए, एक बेड पर 2 लेटे हुए हैं। एक नर्स को 12 पेशेंट देखने पड़ते हैं। वो बेचारी नर्स 12 पेशेंट कैसे देखेगी? क्योंकि आपने सुधार किया ही नहीं।
जितने आपके समय में 5 साल में जो बच्चे लगने चाहिए थे वो सब कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। ये गवर्नेंस नहीं थी। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का भी होना जरूरी है। और पॉपुलैरिटी वो देखते हैं जो चुनावों की फिक्र करते हैं। हम जनता की सेवा की फिक्र करते हैं, हम इसमें हैं।